हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ाएं मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य के बारे में हमने पिछले के वीडियो में जो हर्यक वंश पढ़ा, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार के बारे में चर्चा की थी। आज उसका पुत्र अजातशत्रु बैठेगा। अजातशत्रु के बारे में हम चर्चा करते हैं। अजातशत्रु के बाद फिर उसका पुत्र उदयन, और उदयन के बाद फिर इसका अंतिम शासक नागदशक होगा। फिर उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाएगी। शिशुनाग वंश में जो काल अशोक है, नंदीवर्धन है, इस शिशुनाग वंश के बारे में हम इसमें वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में नंद वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो अजातशत्रु के बारे में है। तो 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक रहेगा अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था वो बिंबिसार का पुत्र था। किसका पुत्र था ये? बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र और एक साम्राज्यवादी शासक था। जैन परंपरा में इसे कुणिक तथा बौद्ध परंपरा में अजातशत्रु एवं विदेही पुत्र की उपाधि प्रदान की गई थी इसे। तो जो अजातशत्रु है, जैन धर्म में अजातशत्रु को बोलते हैं कुणिक, और बौद्ध धर्म में अजातशत्रु को बोलते हैं विदेही पुत्र। दो उपाधि हो गई, दोनों उपाधि आप याद रखना। जैन में इसको बोलेंगे कुणिक, और बौद्ध धर्म में अजातशत्रु को बोलते हैं विदेही पुत्र की उपाधि प्रदान की गई है। क्वेश्चन पूछा गया पीजीटी में। अजातशत्रु जो था, इसका जो संघर्ष था वो कौशल, बज्जियों और मल्लों से हुआ। तीन महाजनपद थे, इससे इसका संघर्ष हुआ। कौशल, बज्जी, मल्ल से इनका संघर्ष हुआ। अजातशत्रु जो सर्वप्रथम जो संघर्ष हुआ था, सबसे पहले जो संघर्ष चला था वो चला था इसका कौशल महाजनपद से। इसका सबसे पहले संघर्ष हुआ। जो कौशल जो ही वही था जिसका जो राजा था वो था प्रसेनजीत। थी प्रसेनजीत था यहाँ का राजा, और इसने अपनी पुत्री थी इसकी बाजीरा, बाजीरा की शादी इस प्रसेनजीत से कर देता, जिससे ये युद्ध भी समाप्त हो जाता है। पिछले की वीडियो में हमने देखा था जब बिंबिसार को अजातशत्रु ने मरवा दिया। ये भी हमने देखा था कि जो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और एक बुद्ध का चचेरा भाई था देवदत्त। देवदत्त के कहने पर ही अजातशत्रु ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया और भीषण यातनाएं देकर उनको मरवा दिया। तब इस दुख से महाकौशला जो बिंबिसार की पत्नी थी, महाकौशला भी निधन हुई। वो भी इस दुख को झेलकर वो भी मर गई थी। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने क्रोधित होकर काशी पर आक्रमण कर दिया। जब ये देखा कि मेरी जो बहन है वो भी मर गई और जो इसका जो बिंबिसार है वो भी मर गया, तो फिर प्रसेनजीत क्रोधित होकर क्या करता, काशी को छीन लेता। अब काशी को छीन लिया तो फिर यही कारण बन जाएगा दोनों में संघर्ष का। यही कारण फिर बना। अजातशत्रु ने कौशल पर आक्रमण कर लिया और विजयी हुआ। फिर अजातशत्रु ने कौशल पर आक्रमण किया, कौशल को जीत लिया। परंतु जब दूसरा युद्ध हुआ तो दूसरे युद्ध में अजातशत्रु हारा और प्रसेनजीत ने उसे बंदी बना लिया, अजातशत्रु को। लेकिन शांति स्थापित करने के लिए कि ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, तो इसलिए प्रसेनजीत क्या करेगा, इस अजातशत्रु को रिहा कर देगा। रिहा करने के बाद अपनी पुत्री बाजीरा की शादी इससे करा देगा। शांति स्थापित करने के लिए उसे मुक्त कर दिया और अपनी पुत्री बाजीरा का विवाह कर पुनः काशी प्रांत दहेज में दे दिया। तो एक बार काशी बिंबिसार को दिया था, फिर काशी इसे इसका पुत्र जो था अजातशत्रु को दे देता है। अजातशत्रु का जो दूसरा संघर्ष था वो बज्जी संघ से हुआ। बज्जी संघ में वैशाली के लिच्छवी प्रमुख थे। इस संघर्ष के भिन्न भिन्न कारण बताए जाते हैं। तो पहला संघर्ष इसका कौशल के विरुद्ध हो गया, और दूसरा संघर्ष जो होगा इसका बज्जियों के विरुद्ध होगा। फिर तीसरा संघर्ष जो होगा वो मल्लों के विरुद्ध होगा। तीन संघर्ष इसके रहेंगे, कौशल, बज्जी, मल्ल। गौतम बुद्ध के तीन पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। तो विनय पिटक के जो अनुसार है, लिच्छवी लोग रात को मगध की राजधानी पर उत्तर की ओर आक्रमण कर लूटपाट करते थे। विनय पिटक के अनुसार जो लिच्छवी जो लोग हैं वो रात को क्या करते थे, मगध की जो राजधानी थी इसके उत्तर की ओर आक्रमण करके लूटपाट किया करते थे। सुमंगल बिलावासिनी के अनुसार, सुमंगल बिलावासिनी के अनुसार गंगा नदी के किनारे रत्नों की खानें थी जिस पर बज्जी और मगध दोनों अधिकार करना चाहते थे। सुमंगला वासिनी इन्होंने कहा कि गंगा नदी के किनारे रत्न सोने की खानें हुआ करती थी जिन पर बज्जी और मगध दोनों अधिकार करना चाहते थे। जैन ग्रंथ के अनुसार, जैन ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार के चेलना, चेलना से उत्पन्न हल और बेहल नामक दो पुत्र थे। तो चेलना कोई थी जिससे बिंबिसार की शादी हुई थी, चेलना। ये चेटक की पुत्री हुआ करती थी चेलना, और ये चेलना की शादी बिंबिसार से हुई थी। इसके दो पुत्र थे, हल और बेहल दो नामक पुत्र थे। बिंबिसार की मृत्यु के बाद अपने नाना चेटक के पास चले गए। तो हल और बेहल फिर अपने नाना के पास चले गए। बिंबिसार द्वारा उन्हें दिए गए हाथी और रत्नों के हार ही मांग अजातशत्रु ने की। जो बिंबिसार ने हाथी और रत्न वगैरह दिए थे, तो अजातशत्रु ने उस चेटक से मांग की कि रत्न और हार हमें दे दो, लेकिन चेटक ने इन्हें देने से मना कर दिया और यही युद्ध का
कारण बना। तो कारण क्या हुआ? यही कारण हुआ, इसके 2 पुत्र थे हल और बेहल। ये अपने नाना के पास, चेटक के पास चले गए थे, तो अजातशत्रु ने हाथी और रत्नों की माँग की थी, जो उन्हें दिए थे बिंबिसार ने। यही कारण युद्ध बनेगा लिच्छवियों के विरुद्ध। वस्तुतः युद्ध का कारण साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा और गंगा नदी पर नियंत्रण स्थापित करना था, जो व्यापारिक और सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। वैशाली के लिच्छवी वज्जी संघ का भाग होने के कारण बहुत शक्तिशाली थे। इसीलिए अजातशत्रु को उनके विरुद्ध भेद नीति अपनानी पड़ी। अजातशत्रु ने क्या करा? अपने मंत्री वस्कार को भेजा वज्जी संघ में और फूट डलवा दिया, और वज्जियों से राज्य की सुरक्षा हेतु पाटलिपुत्र में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। इसी युद्ध में अजातशत्रु ने पहली बार रथ मूलक यानी कि टैंक जैसा कोई अस्त्र और महाशिला कंटक शिला जैसा प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग किया। तो एक कोई टैंक था बड़ा, जिसमें अस्त्र वगैरह भरे हुए थे, उनने इस युद्ध में प्रयोग किया लिच्छवी में। 16 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद अंततः अजातशत्रु की विजय हुई। लिच्छवियों के साथ साथ पराजित राज्य काशी, विदेह, मल्ल आदि पर मगध का अधिकार कायम हो गया। तो इस लिच्छवियों के साथ भी पराजय हुई, फिर काशी हुए, विदेह हुए, मल्ल हुए, इन पर भी अजातशत्रु का अधिकार हो जाता है। अजातशत्रु का जो संबंध था वो अवंती के साथ मैत्रीपूर्ण नहीं रहा। इसके पिता जो थे, अजातशत्रु के जो पिता थे बिंबिसार, बिंबिसार का जो बिंबिसार के समय में बिंबिसार जो था, अवंती का जो नरेश था पांडु रोग से पीड़ित था, तो बिंबिसार ने अपना राजवेता जीवक जीवक को इसके उपचार के लिए भेजा था, तो इनसे इनका मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहा। लेकिन अजातशत्रु का अवंती के साथ मैत्रीपूर्ण यानी कि संबंध वगैरह नहीं बने रहे थे। उनके पिता बिंबिसार के समय अवंती के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था, यानी कि बिंबिसार का था, अजातशत्रु का मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं था इस अवंती में। मध्यम निकाय से ज्ञात होता है कि मध्यम एक ग्रंथ है, इससे ज्ञात होता है कि चंड प्रद्योत के आक्रमण से अपनी राजधानी राजगृह को सुरक्षित रखने के लिए अजातशत्रु ने उसका दुर्गीकरण कराया। तो चंड प्रद्योत ने आक्रमण किया था, इसके आक्रमण से राजगृह को सुरक्षित रखने के लिए अजातशत्रु ने दुर्गीकरण यानी कि किले का निर्माण करवाया। परंतु इस संघर्ष को टालने में वत्सराज उदयन की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उदयन का जो विवाह था अजातशत्रु की जो पुत्री थी पद्मावती से हुआ था, साथ ही वे चंड प्रद्योत के भी दामाद थे। संभवतः मगध और अवंती के बीच उदयन ने ही मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। तो मगध और अवंती के बीच में जो मध्यस्थ, जो लड़ाई झगड़ा नहीं हो, इसको जो बने रहे, इसकी भूमिका उदयन ने निभाई थी। और उदयन की जो शादी हुई, वो अजातशत्रु की जो पुत्री थी पद्मावती, उससे इसकी शादी हो गई। और उदयन कौन था? इस अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। ठीक। अजातशत्रु जो था वो बौद्ध धर्म को मानता था। अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बहरूप स्तूप की एक वेदिका पर अजातशत्रु बुद्ध की वंदना करते हुए उत्कीर्ण है, यानी कि बुद्ध की पूजा करते हुए इसका चित्र बनाया हुआ है। भरूप स्तूप में एक वेदिका में इसका चित्र बना हुआ है। अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। जब बुद्ध का शासन चल रहा था, तो 8वें साल के बाद महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण 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 का मतलब हो गया कि अंतिम सांस प्राप्त करना, यानी कि मृत्यु हो जाना। ये कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, जो गोरखपुर में स्थित है। इसी के ही शासनकाल में ही राजगीर में प्रथम भोज संगीति हुई। अजातशत्रु ने बुद्ध के शरीर अवशेष पर राजगीर पर स्तूप का निर्माण करवाया। तो प्रथम भोज संगीति भी अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। अजातशत्रु ने इस राजगीर में इसके जो कुछ अवशेष थे, उसका निर्माण करवाया, बुद्ध के अवशेषों का। अब इसका पुत्र आ गया उदयन। उदयन जिसको उदयन भी बोलते हैं, उदयभद्र भी बोलते हैं, जिनका टाइम पीरियड रहेगा 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व। बौद्ध एवं जैन धर्म के अनुसार उदयन अजातशत्रु का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था, और उसने अजातशत्रु को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। इसीलिए उसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जैन लोग इसको पितृहंता नहीं कहेंगे, वो क्या कहेंगे? पितृभक्त कहेंगे। ये भक्त हुआ करता था। तो बौद्ध ग्रंथ में उसे पितृहंता, किंतु जैन ग्रंथ में इसे परिशिष्ट पर्वन, उसे पितृभक्त बताता है। उदयन अजातशत्रु के शासनकाल में चंपा का उपराजा था। उदयन जो था, अजातशत्रु का जब शासनकाल चल रहा था, तो ये चंपा का शासक था, चंपा का। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार उदयन को कुलीनों और अमात्यों ने राजा बनाया था। कुलीनों और अमात्यों ने इसको राजा बनाया था। उदयन ने क्या करा? गंगा एवं सोन नदी पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा एवं सोन नदियों पर स्थित थी,
किसने की थी? उदयन ने की थी, जिसे कुसुमपुर भी कहा जाता है। कुसुमपुर किसे कहा जाता है? पाटलिपुत्र को कहा जाता है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें काफ़ी, ये जो थ्योरी चल रही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है। उदयन ने राजगीर को अपनी राजधानी बनाया और पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया। अपनी राजधानी ने राजगीर से हटाकर वो अपनी राजधानी ने बनाई पाटलिपुत्र। वे जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन जैन धर्म को मानता था, जबकि इसके पिता जो थे अजातशत्रु वो बौद्ध धर्म को मानते थे। और उसने पाटलिपुत्र में एक जैन चैत्यगृह बनवाया। वे व्रत करता था और आचार्यों का उपदेश भी सुनता था। एक दिन जब वे उपदेश सुन रहा था, तब किसी ने छुरा भोंकर उसकी हत्या कर दी। बेसिकली कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक दिन जैन ग्रंथों का उपदेश सुन रहा था, तो किसी ने, उसकी अज्ञात व्यक्ति ने छुरा भोंकर उसकी हत्या कर दी। उदयन के तीनों उत्तराधिकारी, उदयन के बाद जो उत्तराधिकारी आएँगे, वो थोड़े बहुत टाइम पीरियड के लिए रहेंगे, जिनका नाम है अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। अयोग्य शासक सिद्ध होंगे ये। फलतः शासन तंत्र शिथिल पड़ गया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार से नागदशक तक मगध के सभी राजाओं ने अपने पिता की हत्या की। इसीलिए इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसी कारण इसे पितृहंता वंश यानी हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को जनता ने सिंहासन से उतार दिया और एक योग्य अमात्य शिशुनाग को उपराज्य बनाया। तो हर्यक वंश में आप याद रखना, पहले आए आपके बिंबिसार, बिंबिसार के बाद उसका बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, उदयन के बाद अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद मुंडक, मुंडक के बाद नागदशक। ये कुछ राजा अयोग्य सिद्ध हुए, ठीक है नहीं, ये राजा सिद्ध हुए। इसके बाद जो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक रहेगा वो रहेगा नागदशक। अनिरुद्ध मुंडक के बाद नागदशक रहेगा और नागदशक भी अयोग्य शासक था। शिशुनाग ने उसको उतारकर शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता। अब शिशुनाग के बारे में हम पढ़ेंगे। शिशुनाग वंश 412 से लेकर 444 ईस्वी पूर्व तक शिशुनाग वंश रहेगा। शिशुनाग वंश 412 से लेकर 444 ईसा पूर्व। शिशुनाग के विषय में महावंश की टीका में कहा गया है कि वह एक लिच्छवी राज्य की वेश्य पत्नी से उत्पन्न था। तो एक महावंश की टीका में लिखा गया है कि ये जो लिच्छवी राज्य की एक वेश्या थी, वेश्या पत्नी से उत्पन्न था शिशुनाग, परंतु पुराणों में उसे क्षत्रिय कहते हैं। ये सर्वाधिक मत मान्य है। तो ये सबसे प्रामाणिक मान्य है कि शिशुनाग को हम क्या कहते हैं? क्षत्रिय कहते हैं। शिशुनाग जो ऐतिहासिक काल का पहला ऐसा शासक था जिसने हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे नागदशक को हटा करके और खुद शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। तो जनता ने क्या करा? हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे नागदशक को हटा करके राजा चुना। किसे? शिशुनाग वंश को। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। उसने क्या करा? अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य की सीमा को मालवा तक विस्तृत यानी कि फैला दिया। तो अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य की सीमा को मालवा तक फैला दिया। इस विजय से मगध का वश पर भी अधिकार हो गया, क्योंकि इस समय मगध अवंती के अधीन था। यही विजय आर्थिक दृष्टिकोण से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मगध को व्यापारिक मार्ग एक पाटलिपुत्र से वत्स व अवंती होते हुए भड़ोच पश्चिमी तट तक मिल गया था। इससे मगध पश्चिमी विश्व से जुड़ गया और शिशुनाग ने राजगीर से अपनी राजधानी वैशाली में स्थानांतरित कर दी। तो शिशुनाग फिर क्या करेगा? राजगीर से फिर राजधानी वैशाली बना देगा। अब शिशुनाग के प्रमुख राजवंशों में एक सूची हम देख लेते हैं, इनकी सूची क्या क्या रही है। जैसे शिशुनाग राजवंश, इसमें शिशुनाग 412 से लेकर 394 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश का संस्थापक माना जाता है। फिर कालाशोक, जिसे हम काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व। फिर नंदीवर्धन, महानंदीन के नाम से जाना जाता है इसको। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक रहेगा 366 से लेकर 344 ईसा पूर्व। तो 3 शासक हो गए इसमें, शिशुनाग वंश, कालाशोक, नंदीवर्धन, जिसे महानंदीन के नाम से जाने जाते हैं। ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। फिर इसके बाद नंद वंश की स्थापना हो जाएगी। अब कालाशोक के बारे में पढ़ते हैं। कालाशोक 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व। पुराणों में इसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसके समय से स्थायी रूप से पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी बना रहा। तो शिशुनाग के समय में इसकी राजधानी वैशाली रही। फिर कालाशोक आया। कालाशोक के समय में फिर राजधानी कहाँ पर बन जाएगी? पाटलिपुत्र बन जाएगी और पाटलिपुत्र राजधानी बनी रहेगी आगे तक।
कालाशोक के काल में ही द्वितीय भोज संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। हर्षचरित के अनुसार किसी व्यक्ति ने काकवड़ के गले में छुरा भोंककर उसकी हत्या कर दी। तो जैसे उदयन ने जैन ग्रंथों का उपदेश सुन रहा था, तो किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने उसके छुरा भोंककर हत्या कर दी थी। इसी तरीके से हर्षचरित में कहा गया है कि काकवड़ के गले में छुरा भोंककर उसकी हत्या कर दी। माना जाता है कि हत्यारा नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंत था, ऐसा माना जाता है। इससे शिशुनाग वंश की स्थिति दयनीय हो गई और काकवड़ के उत्तराधिकारी मात्र 22 साल तक ही शासन कर चुके। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन और महानंदिन था। ये अंतिम शासक इसका सिद्ध हुआ नंदीवर्धन महानंदिन था। अब ये आपका पूरा हो गया हर्यवंश और शिशुनाग वंश। इसके बाद में हम नंद वंश पढ़ेंगे। नंद वंश में आपके आएंगे महापद्मनंत। महापद्मनंत नंद वंश का संस्थापक रहेगा, जो कालाशोक जो शिशुनाग वंश की समाप्त करके नंद वंश की स्थापना हुई। इसके बाद पांडुगति, भूतपाल, कुछ इस तरीके से राजा इसमें रहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक्स।